नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी। आतंकवादियों के जनाजे को कंधा देने वाले पाकिस्तानी फौज के अफसरों को वार्निंग दी। मोदी ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग अभी जारी है। मोदी ने पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले चीन को भी आड़े हाथों लिया। आतंकवाद को पनाह देने वाले और पनाह देने वालों का समर्थन करने वाले दोनों मुल्कों से कैसे डील करना है, इसका संदेश भी दिया। मोदी ने कहा, अब तो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं, होली की पिचकारी और रंग भी विदेशी हैं, यह अब बंद होना चाहिए। मोदी ने कहा, हर भारतवासी को यह प्रण लेना होगा कि देश में बना स्वदेशी सामान ही इस्तेमाल करेंगे। बड़े व्यापारी और छोटे दुकानदार तय कर लें कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे, तो फिर कोई ताकत भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से नहीं रोक पाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ बताया कि अब पर्दे के पीछे छुपकर वार करने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। मोदी ने 70 साल से भारत के खिलाफ जारी पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया और कहा, प्रॉक्सी वॉर का जमाना चला गया, अब जंग हो रही है। मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहा, यह वॉर है, युद्ध है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ है, उनकी आका है। अब स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों को बंदूक की उसी गोली से डील किया जाएगा। मोदी ने कहा, कांटा कहीं भी चुभे दर्द पूरे शरीर को होता है, इसलिए आतंकवाद के इस कांटे को अब जड़ से उखाड़कर फेंका जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं मोदी ने पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज को किन शब्दों में चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने जो शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को जिस तरह से धूल चटाई, उसके बाद पूरे देश में देशभक्ति का जबरदस्त जोश है, ज्वार है। हर तरफ तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले गुजरात दौरे में भी यही दिखाई दिया। दाहोद, भुज, यहां के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर पहुंचे। यहां मोदी का करीब 3 किलोमीटर का रोड शो हुआ। हजारों लोग तिरंगा लेकर मोदी का स्वागत करने पहुंचे। सड़क के दोनों तरफ फौज की यूनिफॉर्म में मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे। राफेल और S-400 के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। मोदी ने भी लोगों के मूड को समझा, इसलिए उन्होंने बात ऑपरेशन सिंदूर से ही शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान को पता है कि वो भारत से सीधी जंग नहीं जीत सकता, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों का खून बहाना शुरू किया, प्रॉक्सी वॉर शुरू की। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि भारत अमन चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को ललकारेगा तो हिंदुस्तान के वीर उसे धूल चटा देंगे, उसे करारा जवाब। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है,
जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे संस्कार है। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अब तक भारत से 4 बार जंग लड़ी और चारों बार मात खाई। और जब पाकिस्तान जंग के मोर्चे पर भारत से नहीं जीत सका तो उसने भारत के खिलाफ पर्दे के पीछे से जंग छेड़ दी, जिहाद का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से लेकर दी रेसिडेंट फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए। पाकिस्तान की फौज ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप खोल दिए और भारत में आतंकवादी हमले करवाए। इसीलिए आज मोदी ने कहा, प्रॉक्सी वॉर कहने से पाकिस्तान को बहुत दिन तक छूट मिलती रही, अब यह नहीं चलेगा। आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज सीधे सीधे इन्वॉल्व है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे को कंधा पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों ने दिया। पाकिस्तान की सरकार ने दहशतगर्दों की लाशों को नेशनल फ्लैग में लपेटा। अब इसके बाद और क्या सबूत चाहिए? मोदी ने कहा, अब दुनिया भी कान खोलकर सुन ले कि पाकिस्तान ने आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान किया हुआ था और उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। आज प्रधानमंत्री ने खरे खरे लफ्जों में पाकिस्तान का पूरा इतिहास बता दिया, कच्चा चिट्ठा खोल दिया और कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल भी याद दिला दी। मोदी ने कहा, आजादी के बाद कश्मीर पर कबायली हमले के वक्त थी, अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो न आतंकवादी बचते, न पीओके पर कब्जा होता, न ये दिन देखने पड़ते। मोदी ने कहा, अब नया भारत ये सहन नहीं करेगा। अब पाकिस्तान की पूंछ सीधी करने का वक्त आ चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये काम
शुरू हो गया है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। नाइनटीन 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। हो सकता है कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दर्दनाक कहानी को भूल गए हों। शायद कुछ लोगों को वो इतिहास याद ना हो, इसलिए 1947 में क्या हुआ था, पीओके पर कब्जा कैसे हुआ था, ये याद करना जरूरी है। मोदी ने आज इशारों में तो कहा 1947 में आजादी के फौरन बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार कर लिया था। कबायलियों के हाथों में बंदूकें थमाकर भारत पर हमला करवाया, कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। कबायलियों के पीछे असल में पाकिस्तान की फौज थी। राजा हरि सिंह ने जब भारत में कश्मीर के विलय के पेपर पर साइन कर दिए, इसके बाद भारत अपनी सेना भेज सका। अक्टूबर 1947 में जनवरी 2049 तक जंग चली और हमारी फौज ने पाकिस्तानी फौज को भगा दिया। उस वक्त हमारी फौज पूरा कश्मीर ले सकती थी, लेकिन पंडित नेहरू मामले को यूएन में ले गए। हालांकि पाकिस्तान की साजिश इसके बाद भी खत्म नहीं हुई। इसीलिए आज मोदी ने कहा, अगर उस वक्त कश्मीर का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया होता तो पाकिस्तान की हिम्मत इतनी न बढ़ती। हालांकि पाकिस्तान ने 1965 में फिर से हमला किया, कश्मीर को हथियाने की फिर कोशिश की, लेकिन फिर मात खाई। पाकिस्तान के सैन्य शासक अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जैसे नाकाम ऑपरेशन किए और उसके बाद 1971 की जंग में तो पाकिस्तान के 91,000 जवानों ने सरेंडर किया। लगातार बार बार जंग हारने के बाद भी पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया कि उसे आतंकवाद से तौबा करनी है। उसे यह तो पता चल गया कि वो भारत की फौज के सामने टिक नहीं सकता, इसलिए उसने दहशतगर्दों की फौज तैयार की। हालांकि मोदी ने फिर से क्लियर कर दिया कि अब अगर भारत में आतंकवादी हमला हुआ तो इसे जंग का ऐलान माना जाएगा और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाएगा। इसके बाद मोदी ने पंडित नेहरू की एक और ऐतिहासिक गलती बताई। मोदी ने कहा, सिंधु समझौता भारत के हितों के खिलाफ था, हमारे हिस्से के पानी पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया था,
ऐसा समझौता क्यों किया गया जिसमें भारत अपने इलाके में बने डैम की सफाई तक न करवा सके? मोदी ने कहा, अभी तो हमने सिंधु समझौते को सिर्फ सस्पेंशन में रखा है। इतने में ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। मोदी ने आपको संक्षेप में बताया। मैं आपको सिंधु समझौते का इतिहास समझा देता हूं। कश्मीर से बहने वाली 6 नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी और व्यास नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में समझौता हुआ। इनमें सतलुज, रावी और व्यास का ज्यादातर पानी भारत के हक में बताया गया, लेकिन सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। इस समझौते में उस वक्त पंडित नेहरू की सरकार ने ऐसी शर्तों को स्वीकार कर लिया जो भारत के हितों के खिलाफ थी। ट्रीटी में पाकिस्तान ने ऐसी कई सारी कंडीशंस लगा दी जिनकी वजह से भारत के लिए अपने हक के पानी का इस्तेमाल करना दुश्वार हो गया। सिंधु समझौते में पाकिस्तान को यह अधिकार दे दिया गया कि वो सिंधु, झेलम और चेनाब पर बने भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी वीटो कर सकता है, रोक लगा सकता है। डैम्स की सफाई के लिए भी पाकिस्तान की परमिशन लेने की कंडीशन है। इसका असर यह हुआ कि सलाल और बगलिहार जैसी परियोजनाओं का इस्तेमाल आधी कैपेसिटी पर हो रहा था, क्योंकि भारत को इन बांधों के गेट खोलकर सफाई करने का अधिकार भी हासिल नहीं था। इस समझौते की वजह से ही चेनाब पर रतले प्रोजेक्ट अटका हुआ है। वुलर बैराज का काम लटका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देकर अड़ंगा लगा देता था। इसीलिए मोदी ने सबसे पहले सिंधु समझौते को सस्पेंड किया और अब सलाल और बगलियार में डैम की सफाई हो रही है। अब सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिल पाएगा और बिजली का प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। पाकिस्तान को सिंधु समझौते का नाम सुनकर पसीना इसलिए आता है क्योंकि भारत ने अगर पानी बंद किया तो पाकिस्तान प्यास से मरेगा, और अगर भारत ने ज्यादा पानी छोड़ा तो पाकिस्तान बाढ़ से मरेगा। पाकिस्तान को लेकर मोदी ने भारत का रुख कैसे बदला, इसे समझने की जरूरत है। पहले जब पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता था तो हम अमेरिका से शिकायत करते थे। अब 22 मिनट में आतंकवादी अड्डों को तबाह करने की ताकत दुनिया को दिखाते हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को नॉन स्टेट एक्टर कहकर बच जाता था। अब भारत प्रॉक्सी वॉर के नाम पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता।
पाकिस्तान के भीतर जाकर 11 एयरबेसेस को तबाह कर देता है। पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी देता था, अब अपने न्यूक्लियर ठिकानों को बचाने के लिए अमेरिका के पास जाकर बचाओ बचाओ की गुहार लगाता है। भारत ने पहले गलतियां की। 1948 में कश्मीर के अपने हिस्से पर पाकिस्तान को कब्जा करने दिया। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, लेकिन अब एक एक करके इन गलतियों को भी सुधारा जा रहा है। भारत के हर एक्शन का असर पाकिस्तान के रिएक्शन में आपको दिखाई देगा। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है, पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है, पानी के लाले पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के हर नेता की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सिंधु समझौता है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि मोदी ने वाटर स्ट्राइक करके पाकिस्तान पर बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सेनेटर्स ने कहा, अगर सिंधु समझौता बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान पहले पानी को तरसेगा और फिर दाने दाने को तरसेगा, क्योंकि न सिंचाई होगी न फसल होगी। आज पाकिस्तान के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान जंग से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी पानी के बहाने जंग छिड़ने पर आमादा हैं। शहरी रहमान के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपने सुर बदले। ईरान के दौरे पर पहुंचे शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है, पानी समेत दूसरे मसलों पर भी बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान पीस चाहता है, शांति चाहता है, इस पर तो बिल्कुल ही यकीन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के वादे झूठे हैं, पाकिस्तान के दावे झूठे हैं। और हैरानी की बात है कि एक तरफ पाकिस्तान के लीडर अमेरिका, चीन, टर्की और ईरान जैसे देशों में जाकर रोना रो रहे हैं, भारत से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जीत के दावे किए जा रहे हैं, भारतीय सेना को हराने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। और तो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तो शहबाज शरीफ को जीत के सबूत के तौर पर चाइनीज मिलिट्री के एक्सरसाइज की पुरानी फोटो गिफ्ट कर दी। ये फर्जी तस्वीर मैंने कल आपको आज की बात में दिखाई थी। आज इसी का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ कुवैत में है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के नेता और वहां की फौज के अफसर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी तो बात करना भी बेकार है। पाकिस्तान के जनरल अपने ही प्राइम मिनिस्टर को फर्जी तस्वीर गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफों की बातों पर कौन यकीन करेगा? I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास भारत पर जीत के सबूत पर दिखाने के लिए एक तस्वीर तक नहीं है। दूसरी तरफ हमारी आर्मी और बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के कैसे छुड़ाए, इसके इतने सारे सबूत हैं कि रोज नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। आज बीएसएफ ने भी कुछ वीडियोज रिलीज किए जो 6 मई से 10 मई के बीच के हैं। वो टावर, बड़ा वाला टावर भी देखिए। गोलियों की ये गूंज उस वक्त की है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इस दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और इतने गोले दागे थे कि पाकिस्तान के फौजी अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे थे।
अखनूर में पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए बीएसएफ ने महिला अफसरों को तैनात किया था। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ की महिला शक्ति ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकले। बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ को 3 टास्क दिए गए थे। इंटरनेशनल बॉर्डर को सेफ रखना, आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना और पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब देना। नेहा भंडारी ने बताया कि बीएसएफ अपने इन तीनों गोल्स को बखूबी हासिल करने में सफल रही। हमारी जो जिम्मेदारी थी कि आईबी को भी सुरक्षित रखना है, किसी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देना है, तो हमने ये तीनों ही जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। हमने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, हाई ट्रेजेक्ट्री, हर तरीके के वेपन से उन पर फायर किया, उनके मोर्चों पे फायर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट पे फायर किया है, उन पे फायर किया जिससे वो भागने पे मजबूर हो गए। जो मेरी महिला कार्मिक है, मैं ये कहूंगी कि जितना मेरी महिला कार्मिकों ने जिम्मेदारी निभाई है उतना ही मेरे पुरुष कार्मिकों ने भी जिम्मेदारी निभाई है। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें सबने अपना भाग निभाया। जोश काफी हाई था, मेरा ही नहीं मेरे हर ट्रूप का, और हमें बिल्कुल अच्छा लगा कि हमने जितने भी एक्शन लिए उसका हमें रिजल्ट मिला है। सर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही, उधर से इधर से गोला बारूद जाता रहा, उधर से ड्रोन भी आता रहा, उनका ड्रोन भी इधर से नष्ट किए गए। हम फॉरवर्ड ड्यूटी पे थे, जैसे ही हमारे ऊपर फायरिंग आया हमने भी अपने मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे उनका फायर है हमने भी फायर खोल दिया और उन्हें मजबूर कर दिया। हम तब तक फायर नहीं रोके जब तक उन्होंने अपना फायर नहीं रोका। उन्होंने भी हमारे सामने जो पी पॉइंट थे उस पर आना पहले से बंद कर दिया था और उन्होंने अपना पीछे अपना बचाव के लिए जगह ढूंढ लिया था। तो आपने उनको भगा दिया पोस्टों से? जी सर, हम उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर। बीएसएफ के जवान शंकरी दास ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुरुषों और महिलाओं में कोई फर्क नहीं था। सब देश के जवान थे, सब ने मिलकर पाकिस्तान के होश ठिकाने पर ला दिए। शंकरी दास ने कहा उन्हें तो इस बात का संतोष है कि सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल महिलाओं ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि सिंदूर उजाड़ने की सजा क्या होती है। जिन लोगों ने देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा, बीएसएफ ने उनकी चौकियां, उनकी जिंदगियां उजाड़ कर रख दी। गर्व तो बहुत है अपने आप पर, अपने देश पर। जो उस दिन का जो हादसा था पहलगाम अटैक में जो फायर हुआ था और जिन औरत का सिंदूर मिटा गया था, तो हमने उसका बदला लिया है पाकिस्तान वालों के ऊपर फायर डाल के। सर, हम फर्स्टली हमको दोपहर को पता चल गया था कि उस साइड से फायर आ सकते हैं, तो हमको जब भी बोला गया कि अगर फायर आता है तो फायर का जवाब फायर से देना है, तो हमने भी जब उनकी तरफ से फायर आया तो हमने फायर खोला और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, एंगेज भी किया है उनको और पीछे हटने में मजबूर कर दिया था पाकिस्तान। काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, हमने देखा वीडियोस में, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनका बहुत सारे डिस्ट्रॉय हुआ। तो किस तरह से उनको आपने बिल्कुल भागने पे मजबूर कर दिया? जी सर, फायर से। इतना फायर आपने किया? हमने सभी मिलके किया है। हम बहुत सारे और भी जो बॉर्डर में थे सारे सभी ने फायर किया, एंगेज फायर था। ये वो वीरांगनाएं हैं जिनकी बातें सुनकर, जिनका साहस देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की रूह कांपती होगी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारतीय सेना के पराक्रम, भारत के स्वदेशी हथियारों की क्षमता, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती और इन सब के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल मातृशक्ति के शौर्य का एहसास अच्छी तरह हो गया होगा। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि नया भारत अब न सहन करेगा, न प्रेशर में आएगा, न दुनिया की सुनेगा। जो भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे घर में घुसकर मारेगा। ये नए भारत की नीति है, ये नए भारत की रीति है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। आज मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम और पाकिस्तान का हाल देखकर अब पूरे भारत में देशभक्ति का ज्वार है। हर जगह तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, हर जगह भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। मैं जहां जहां ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार।
गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। मोदी ने यह भी कहा, सिर्फ भारत माता की जय कहने से काम नहीं चलेगा। अब हर हिंदुस्तानी को देश के विकास में भागीदारी निभानी होगी। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब जन आंदोलन के जरिए आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी शक्ति, अपनी ताकत दुनिया को दिखानी है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा, विदेशी सामानों का त्याग करना होगा। मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कहा, भारत के कंज्यूमर मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स की भरमार है। अब तो भगवान की मूर्तियां भी बाहर से आ रही हैं। मोदी ने कहा, अगर लोग तय कर लें कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे तो विकसित भारत का मिशन 2047 से पहले ही पूरा हो जाएगा। भारत कुछ ही वक्त में दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो,
कि इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि ये छोटी आंख वाले गणेश जी कहाँ से आते हैं, पूजा की सामग्री कहाँ से आती है, हमारे टॉयज़ कहाँ से आते हैं। चीन ने घटिया और सस्ते प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर के बाजार पर कब्जा किया है। मैंने कई रिपोर्ट्स देखी हैं और उनके मुताबिक हमारे देश में 62% लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। 62%। देश भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें से 55%, 55% चाइनीज़ होते हैं। सेल फोन, टीवी, ब्लूटूथ, खिलौने सब चाइनीज़ हैं। कपड़े भी चाइना से आ रहे हैं। होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, गणेश चतुर्थी हो, पूजा का सामान, भगवान की मूर्तियां चाइना से आती हैं। सजावट का 35%, 35% सामान चीन से आता है। भारत चीन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें तो चीन की अकल ठिकाने आ जाएगी। मार्केट में चीन के प्रोडक्ट्स की भरमार को अमेरिका ने भी महसूस किया है। इसीलिए ट्रंप ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर इतना टैरिफ लगा दिया कि अमेरिका के लोगों के लिए वो अनवायबल हो जाए। हमारा चीन से लड़ने का तरीका अलग है। अब कश्मीर की बात करते हैं। अच्छी खबर आई है, आज उमर अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा काम किया। वो पहलगाम में घूमने निकले, टूरिस्ट के साथ फोटो खिंचाई, साइकिल चलाई, लोगों का डर दूर किया। कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो 48 टूरिस्ट प्लेसेस बंद किए गए थे उनमें से ज्यादातर को अब खोल दिया गया है। बाकी भी खोल दिए जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट में कमी आई है। इससे लोगों के मन में जो डर बैठ गया है उसे दूर करने की जरूरत है और ये कोशिश आज उमर अब्दुल्ला ने की। चीफ मिनिस्टर पहलगाम में अपने मंत्रिमंडल की बैठक करने के बाद टूर ऑपरेटर्स के डेलीगेशन से मिले, लोगों से कहा बेखौफ होकर कश्मीर आए। यही पाकिस्तानी दहशतगर्दों को आम जनता का जवाब होगा। कश्मीर के होटल कारोबारियों और टूर ऑपरेटर्स ने भी कश्मीर आने वाले टूरिस्ट को हर बुकिंग और ट्रेवलिंग में 50% डिस्काउंट देने का ऐलान किया। श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बालामारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें। बेशक फिलहाल बायसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पर सोचा जाना चाहिए और हम वो कर रहे हैं। ये बात सही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट से कश्मीर आने वाले लोगों की तादाद में 70%, 70% से ज्यादा की कमी आई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली फ्लाइट्स में करीब 60% की कमी दर्ज की गई है। 21 अप्रैल से पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 19,000 लोग आ रहे थे, जो 20 मई को घटकर 5,000 रह गए। लेकिन अब धीरे धीरे टूरिस्ट आने लगे हैं। जो पहुंच रहे हैं कश्मीर में वो कह रहे हैं कि पहलगाम हमले का बदला हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है। अब पूरे कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम जबरदस्त हैं, इसलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है भैया। 22 तारीख को जो हुआ, सॉरी, उसको कोई नकार नहीं सकता, पर उसका मुंह तोड़ जवाब दे चुके हम लोग, ऐसा है। और अपनी इंडियन आर्मी का यहाँ फुल सपोर्ट है। हर एक चप्पे चप्पे पे यहाँ पे इंडियन आर्मी खड़ी है, दिन रात आपकी सेवा करने के लिए खड़ी है। हम लोग कल बर्फ में गए थे, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, तो वहाँ इतनी ऊपर में बर्फ में भी अपनी इंडियन आर्मी खड़ी है। तो ऐसी डर की कोई बात नहीं है, और जो होना है वो तो भगवान के हाथ में।
अगर हम लोग हमारे घर में डर के बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। कश्मीर, ये पूरा भारत हमारा है। हम किसी के डर से हमारे स्टेट में क्यों छुप के बैठेंगे? ये पूरा भारत हमारा, खुल के सामना करेंगे हर एक चीज़ का। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ होगा, और सेफ भी लग रहा है, और हर आर्मी वगैरह सब खड़ी है तो बहुत सेफ लग रहा है। मैं तो कहना चाहूँगी कि सबको आना चाहिए, सबको यहाँ देखना चाहिए। आ रहे भैया, बिंदास आ रहे यहाँ पे, बिंदास आ रहे लोग यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। हम साथ में रहे, हम साथ में थे सब। हम गुजरात ऊना से, और हमें यहाँ मोदी पे पूरा भरोसा है। उसने जिस तरह की सिक्योरिटी रखी है BSF और CRF है, उससे यहाँ पे कोई भी डर का माहौल नहीं है। सब हम अभी 6 दिन से इधर पे है, सब गुलमर्ग सोनमर्ग सब जगह गए हैं, लेकिन यहाँ डर का कोई माहौल नहीं है। मैं बोलूँगा कि जो आना चाहे वो बिंदास आ सकता है, यह डर का कोई है ही नहीं। मैं देश के इन लोगों के जज्बे की तारीफ करूंगा। वो हिम्मत करके कश्मीर में गए, दुनिया को मैसेज दिया। मैं उमर अब्दुल्ला की तारीफ करूंगा कि उन्होंने देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाई, खुद पहलगाम में घूमकर, साइकिल चलाकर लोगों को भरोसा दिलाया यहां सब कुछ सेफ है। असल में पहलगाम में हमले के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि उमर अब्दुल्ला राजनीति करेंगे, मौके का फायदा उठाएंगे, पहलगाम में हुए हमले के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने देश हित में बात की। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी को चुभे, किसी को परेशान करे। उमर अब्दुल्ला ने पॉजिटिव बात की, पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। लेकिन आज एक सावधान करने वाली खबर पंजाब से आई। आज अमृतसर में एक ब्लास्ट हुआ। यह धमाका मजीठा रोड बाईपास के पास हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि धमाके में मरने वाला शख्स बम लेकर जा रहा था। बॉर्डर रेंज के DIG ने बताया कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल इस वक्त ISI की मदद से पंजाब में गड़बड़ी की साजिश कर रहा है। हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मेंबर किसी सुनसान जगह बम रखकर उसकी फोटो ग्रुप में भेजते हैं और फिर दूसरे मेंबर वहां से बम उठाकर उन जगहों तक पहुंचाते हैं जहां धमाका करना है। बॉर्डर रेंज के DIG सत्येंद्र सिंह ने कहा, आज जिस आतंकी की मौत हुई वो भी बम लेने आया था, लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट हो गया और उसकी मौत हो गई। इस आदमी की जो सुबह इंजर्ड हुआ था, इसकी डेथ हो चुकी है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही है और ये जो विस्फोटक सामग्री थी इसको रिट्रीव करने आया था। जितने भी हमने पहले केस इन्वेस्टिगेट किए, 100% केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद यही चीज़ आती है कि ऐसी अबेंडेंट जगह पे वो विस्फोटक सामग्री को रख देते हैं, चाहे वो ग्रेनेड हो या कुछ हो, और फिर कोई उसको रिट्रीव करके आगे एक्शन करता है। तो ये भी उसी चीज़ का ही एक हिस्सा था। जैसे अब पंजाब में ये बब्बर खालसा और ऐसे एक्टिव ही है, तो ये मोस्ट लाइकली बब्बर खालसा का ही ये एक्टिव मेंबर होगा। आतंकवादी खुद अपने ब्लास्ट का शिकार हो गया, ये राहत की बात है, लेकिन ये धमाका एक चेतावनी भी है। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारी फौज ने आतंकवादी के अड्डों को तबाह किया, उसके फौरन बाद पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना पर ननकाना साहब पर हमले का झूठ फैलाने की कोशिश की। अमृतसर में मिसाइल गिराने का सफेद झूठ बोलकर सिख भाइयों को भड़काने की कोशिश की। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू के वीडियो जारी करवाए और अब अमृतसर में बम ब्लास्ट की खबर। यह सब पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं, लेकिन पंजाब के लोगों को भी मुस्तैद रहना है, अलर्ट रहना है। अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति या किसी संदिग्ध चीज को देखें तो तुरंत पुलिस को खबर दें। अब मैं आपको बांग्लादेश की खबर बता दूं। यहां इंटरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बांग्लादेश आर्मी ने मोहम्मद यूनुस को वार्निंग दे दी है। आर्मी ने कहा, या तो मोहम्मद यूनुस जल्दी चुनाव कराएं और चुनी हुई सरकार के हवाले सत्ता कर दें, या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। असल में यूनुस सरकार ने म्यांमार की सरकार से रोहिंग्या कॉरिडोर का समझौता किया है। यह कॉरिडोर म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश लाने में मदद करेगा। इसके अलावा यूनुस सरकार ने एलॉन मस्क के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सिस्टम स्टारलिंक को भी परमिशन दे दी है।
बांग्लादेश की आर्मी ने यूनिस के इस फैसलों को देश के लिए डेंजरस बताया है। आर्मी ने कहा वो म्यांमार के साथ किसी भी कीमत पर यह कॉरिडोर नहीं बनने देगी और न ही स्टारलिंक को बांग्लादेश में ऑपरेट करने की परमिशन देगी। बांग्लादेश आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ब्रिगेडियर नाजिमुद्दौला ने साफ साफ कहा, अस्थायी सरकार को समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। আমি এক লাইনে যদি উত্তর দিতে চাই, অবশ্যই আমরা কম্প্রোমাইজ করিনি বর্ডার। अगर मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूं तो हम लोगों ने सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं किया है और जब तक हमारे अंदर जान है हम देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हमारा देश है और हम इसकी हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। ये आपका देश है, ये हमारा देश है। यहाँ पर अगर सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने की कोशिश की गई तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और अगर हम इस मसले पर विस्तार से बात करें तो यहाँ मूवमेंट हो रहा है तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच सीमा का मसला बेहद पेचीदा है। म्यांमार की जो सरकार है उस सरकार की ताकत लगातार घटती जा रही है। अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। 85% से 95% तक कब्जा कर लिया है। शायद कुछ ही जगह बची हैं, पर अराकान आर्मी कोई आधिकारिक संगठन नहीं है। इस तरह के हालात में मूवमेंट हो सकती है, लेकिन आप सभी को मैं भरोसा दिला रहा हूं, बीजीपी और आर्मी हम लोग इस सीमा पर नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर परिस्थिति ऐसी ना बन जाए जिससे पूरे इलाके में खतरा पैदा हो जाए। हम लोग अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की ज्यादातर सियासी पार्टियां देश में जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा कि एक साल बीतने के बावजूद मोहम्मद यूनुस चुनाव का कोई रोड मैप पेश नहीं कर पाए हैं। इससे बांग्लादेशी जनता का सब्र खत्म होता जा रहा है। बीएनपी लीडर फजले इलाही अकबर ने कहा कि अगर यूनुस सरकार जल्दी चुनाव नहीं करवा सकती तो उसको रास्ते से हट जाना चाहिए। No clear road map with regards to when the election was scheduled. चुनाव कब होंगे इसका कोई क्लियर रोड मैप हमें नजर नहीं आ रहा है। इस देश की जनता को पिछले 16 सालों से आजादी से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। लोगों की उम्मीदें परवान पर हैं। 35-36 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक एक बार भी वोट नहीं डाला है। लोगों की ये अपेक्षा है कि उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अंतरिम सरकार पहले ही कह चुकी है कि अगर छोटे मोटे सुधार के साथ चुनाव कराने हैं तो दिसंबर में हो जाएंगे और अगर व्यापक चुनाव सुधार कराने हैं तो फिर अगले साल जून तक चुनाव होंगे। इस बात पर कई दल राजी हैं, जैसे जमाते इस्लामी और नागरिक जातीय पार्टी। अंतरिम सरकार ये भी कह चुकी है कि वो 30 जून से आगे एक दिन के लिए भी सत्ता में नहीं रहेगी। तो अब केवल वक्त की बात है और लोगों को उम्मीद है कि चुनाव जल्दी होंगे और देश में बहुत जल्द जनता की चुनी हुई सरकार होगी जो इस देश के सामने खड़ी असली समस्याओं का हल तलाशने की कोशिश करेगी। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की आर्मी की सपोर्ट से केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ बने थे, लेकिन अब यूनुस का इरादा बिल्कुल क्लियर है। जिस दिन से वो कुर्सी पर बैठे हैं लगता है उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि आसानी से कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। चुनाव की बातें करते रहेंगे, नई नई डेडलाइन देते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन करवाएंगे नहीं। इसलिए बांग्लादेश के लोगों का सब्र टूटने लगा है और आर्मी भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गई है। चलते चलते एक अच्छी खबर आपको बता दूं, आज लालू यादव के परिवार में खुशखबरी आई है। तेजस्वी यादव आज एक बेटे के पिता बन गए। कोलकाता में तेजस्वी की वाइफ राजश्री ने बेटे को जन्म दिया। खुशी के इस मौके पर पूरा परिवार कोलकाता में था। लालू यादव बीमार हैं, लेकिन अपने पोते को गोद में लेकर वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। पूरे परिवार ने जश्न मनाया। प्यारी जैसी तो दिख रही है। पापा ऑनलाइन है। पापा बेटा हुआ है, पोता आपको। आँख खुला है, आँख खोल है, पूरा आईज खुला है। तेजस्वी की वाइफ पिछले 9 महीने से कोलकाता में थी। इस दौरान ममता बनर्जी लगातार लालू के परिवार के संपर्क में थी। आज जैसे ही ममता को तेजस्वी के बेटे के जन्म की खबर मिली तो ममता भी बधाई देने हॉस्पिटल पहुंची। ममता ने कहा इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तेजस्वी के घर आया मेहमान उनके लिए
अच्छी किस्मत लाया है। चुनाव में भी तेजस्वी की जीत होगी। ये बहुत ही खुशी का खबर है। उसका परिवार में पहले बेटा इसको हुआ है लड़का का ओर से, तो लालू जी राबड़ी जी भी है, आई हुए है, वो लोग भी बहुत खुश है। इसका परिवार में सुख शांति सब रहे और इसको चुनाव भी आ रहा है। मेरे को शुभकामना है, ये बच्चा शुभकामनाएं लेके आई हुए है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज दिया था कल रात में। आप लोग को पता नहीं है, उसका बीबी इधर में 6 महीना से है, 9 महीना से 9 महीना से मेरे को पता है। तो उन्होंने टाइम टू टाइम कांटेक्ट भी रखते हैं। तो कल रात में वो मेरे को मैसेज दिया था कि आज सुबह में होने वाला है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज दिया 6/14 में, हमने उसको रिप्लाई किया था 6/16 में कि आई विल बी कमिंग एट 12 o'clock, लेकिन मैं एम लिख दिया पीएम को जानकारी के लिए। मैं बहुत खुश हो गया कि इसका परिवार में शांति आता है तो हम लोग भी खुश हो जाता है। लालू जी से मिलना हुआ था? हाँ, लालू जी से, राबड़ी जी का, उसका सिस्टर को, सबको साथ मिला। उसका पत्नी भी बहुत बढ़िया है। दे आर सेफ एंड साउंड, दे आर वेरी स्टेबल। बच्चा भी बहुत देखने सुंदर हुआ है। पिताजी माताजी इतना सुंदर है तो बच्चा भी सुंदर होगा। ममता बनर्जी ने सब कुछ बता दिया। लालू जी के लिए, उनके परिवार के लिए आज उत्सव का दिन है। घर में एक नया मेंबर जुड़ा है। आज उन्हें लेकर राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार को हमारी भी शुभकामनाएं।